हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी में आए हुए पूर्व के प्रश्नों की पॉलिटी की श्रृंखला को कर रहे हैं और आज हम स्थानीय स्वशासन पर आए हुए पूर्व के प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्थानीय स्वशासन से आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ठीक है, पहला, विकास में जन भागीदारी। देखिए, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायती राज प्रणाली है, उस प्रणाली की शुरुआत कैसे होती है भारत में। तो अगर हम पंचायती राज प्रणाली के शुरुआत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1952 में जो है दो बड़ी योजनाएं लागू की गई थी। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के बाद जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये दोनों योजनाएं सफल नहीं रहीं और इसके मूल्यांकन के लिए, इसकी विफलता के मूल्यांकन के लिए और सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति ने रिकमेंडेशन दिया कि बगैर जन भागीदारी के आप विकास का जो मॉडल अपना रहे हैं, जो आप विकास का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो पूरा नहीं हो सकता और अगर उसे पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशन थी। तो अगर आप देखें तो जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इस आइडिया के ही साथ होती है, विकास में जन भागीदारी के आइडिया के ही साथ होती है। और अब अगर हम इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद देखें तो 73rd के बाद आप क्या अंतर पाते हैं। अगर आप 73rd के बाद देखिए तो 73rd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, इसमें ग्राम सभा का जो रोल है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ग्राम सभा जो प्लान बनना है डेवलपमेंट का, उसमें भागीदारी करती है। ठीक है, तो योजना निर्माण में भागीदारी कर रही है, फिर उसके बाद क्रियान्वयन में भागीदारी कर रही है। ठीक है, और उसके बाद मूल्यांकन में भी भागीदारी कर रही है। ठीक है, अगर आप सोशल ऑडिट पढ़े हैं तो आपको पता है कि सोशल ऑडिट भी ग्राम सभा द्वारा कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से पहला पॉइंट सही है आपका। दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही। देखिए, राजनीतिक जवाबदेही इससे सीधे रिलेटेड नहीं है पंचायती राज प्रणाली से। राजनीतिक जवाबदेही अपर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ होती है। यहाँ पर बेसिकली जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है, जो जनता की भागीदारी है, वो मूल उद्देश्य है। तो यह सही जवाब नहीं होगा। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि वास्तव में पंचायती राज सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर आप देखिए तो यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उससे भी शक्तियां नीचे ला करके स्थानीय सरकारों को दी गई। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बेहतर एग्जाम्पल है, इसलिए आप सी लगा सकते हैं। वित्तीय संग्रहण या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। देखिए, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जैसा काम पंचायती राज प्रणाली में नहीं होता है। पंचायती राज प्रणाली जिन भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड भी है तो वो बेसिकली केवल और केवल अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए है। ठीक है, और विकास के लिए है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इतना सही जवाब नहीं होगा। तो आप इसमें फर्स्ट एंड थर्ड को लगा सकते हैं, यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पीसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। यानी कि इनमें से ABCD में से कौन सा ऐसा है जो इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम कहें कि
क्यों पीसा एक्ट लाया गया? तो पीसा एक्ट इसलिए लाया गया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो अभी आधुनिकता के और बाहरी समाज से इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी जीवन शैली को प्रोटेक्ट करना, उनके संसाधनों को उनके हित के लिए उनके अंडर में रखना, ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए पीसा अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो पहला जो बात कह रहे हैं कि ये स्थानीय अपना स्वशासन प्रदान करने का उद्देश्य था। निश्चित तौर पर यह सही है, क्योंकि इसमें ग्राम सभा को बहुत विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं इस पीसा अधिनियम के अंतर्गत, जिससे वे अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बेहतर प्रशासन कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो है पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। देखिए, जनजातियों के साथ समस्या ये है कि वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी डिपेंडेंट रही हैं। ठीक है, तो जो उनके पास संसाधन थे, उन संसाधनों को जो पारंपरिक रूप से वो इनहेरिट कर रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से उन्हें मिलते जा रहे हैं, उनकी मान्यता दी जाए, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, जिससे किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करके या भ्रम में रख करके उन चीज़ों से उनको वंचित ना किया जा सके। तो उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी इसमें ज्ञात बात नहीं कही गई है ऐसी। वास्तव में जो स्वायत्त क्षेत्र होंगे वहां पर इस तरीके से काम नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनको अपने मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता अवश्य दी जाएगी, लेकिन इन क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का अलग से कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, तो यह गलत हो जाता है। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। इस डिस्कशन के बाद आप समझ गए होंगे कि शोषण से मुक्त रखना एक बड़ा लक्ष्य है इसका। तो प्रश्न यह पूछ रहा था कि कौन एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, तो आप इसमें बेझिझक सी लगा सकते हैं, क्योंकि सी ही वह है जो इसके स्पष्ट उद्देश्यों के रूप में अभिज्ञात नहीं है। ठीक है, ये पीसा अधिनियम को लेकर के है। देखिए, जो ये पीसा अधिनियम है, ठीक है, ये वास्तव में क्या है कि अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर लागू होता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची दी गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आपको 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची दी गई है। और इस 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? इस 5वीं अनुसूची में राज्य आ रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों के लिए पीसा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नोटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और यह प्रश्न भी पीसा अधिनियम के बारे में ही है, जो कि समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ की जो ग्राम सभा होगी उसके पास क्या क्या भूमिकाएं होंगी। ठीक है, तो जो भी ग्राम सभा है उसके संबंध में पहली चीज, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका हस्तांतरण रोकने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन में भी बताया गया कि ये अपने प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट रहने वाली मूल जनसंख्या है। ठीक है, अगर इनकी भूमिका हस्तांतरण नहीं रोका जाएगा तो इनके पास संसाधनों के नाम पर कुछ अन्य चीजें ज्यादा नहीं बचेंगी। तो ग्राम सभाओं को यह शक्ति दी गई है कि भूमिका जो हस्तांतरण है इन शेड्यूल्ड एरियाज में, उन पर वे रोक लगा सकती हैं या इनकी अनुशंसा पर ही वे हस्तांतरण संभव हो सकते हैं। तो यह चीज सही है। दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि जो ग्राम सभा के पास लघु वनोपज हैं उन पर ग्राम सभा का स्वामित्व होगा। बिल्कुल सही बात है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो लघु वनोपज है, उन पर ग्राम सभा का स्वामित्व रखा गया है और इसको इस अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा और पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा की जाएगी।
ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो ग्राम सभा है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है खनिजों के संदर्भ में, क्योंकि उनकी लोकल ग्राम सभा जोन में, एरिया में जो भी खनिज आ रहे हैं उनके संबंध में नियम दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नियम है वो ये कहते हैं कि जो गौड़ खनिज हैं, ठीक है, सभी खनिज नहीं, गौड़ खनिज हैं, ठीक है, उन खनिजों के लिए अगर पूर्वेक्षण लाइसेंस लेना है या खनन का पट्टा लेना है तो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन चाहिए ही होगी, यानी कि उनकी अनुशंसा बाध्यकारी है। लेकिन सभी खनिजों के लिए ऐसा नहीं कहा गया है, तो तीसरा पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं इस प्रश्न के हिसाब से तो आपसे पूछा गया है कौन से सही हैं, पहला और दूसरा सही है, लेकिन उसके आगे के क्वेश्चंस, उसके आगे का पॉइंट गलत है। तो आप इसमें पहला और दूसरा लगा सकते हैं, यानी कि बी लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। ठीक है, जिला योजना समितियां, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त आयोग या उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, उस राज्य का वित्त मंत्रालय या उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रावधान जोड़े गए। इन प्रावधानों में एक अनुच्छेद है 243I, ठीक है, जो कि प्रावधान करता है राज्य वित्त आयोग का, जो प्रावधान करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, राज्य वित्त आयोग का। और इसके बारे में कहा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। और राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा? राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य होगा कि वह राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य, ठीक है, किस प्रकार से करों से प्राप्त आय के वितरण होंगे उस संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित करे। ठीक है, दूसरी चीज, जो कर और शुल्क पंचायतों में विनियोजित हो सकते हैं उनके बारे में रिकमेंड करे। राज्य की तरफ से पंचायतों को क्या क्या ग्रांट दी जानी चाहिए उस संबंध में रिकमेंडेशन करे। तो मेजरली जो यह रिकमेंडेशन है ये राज्य वित्त आयोग देता है। यह अपनी रिपोर्ट देगा राज्यपाल को, जिसे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। इसकी रिकमेंडेशंस बाध्यकारी नहीं होती हैं, इसकी रिकमेंडेशंस सलाहकारी आप कह सकते हैं होती हैं। लेकिन यदि सरकार या राज्य सरकार आप कह सकते हो कि इनकी रिकमेंडेशन को ना माने, ठीक है, तो उसे एक मेमोरेंडम हाउस में पेश करना होगा और बताना होगा कि उसने इनकी रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना। हालांकि रिकमेंडेशन को मानना राज्य सरकार की इच्छा पर है, बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रश्न में राज्य वित्त आयोग ही उत्तर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे। ये 2009 का प्रश्न है। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। ठीक है, तो देखिए अगर पंचायतें भंग करी गई, पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 243E पंचायतों के कार्यकाल के विषय में प्रावधान करता है और यह कहता है कि अपने गठन से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, यद्यपि इन्हें बीच में भंग किया जा सकता है। अगर अपने मिड टर्म में ये भंग होती हैं तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाएंगे। ठीक है, पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाएंगे और ये जो नई चुनी हुई पंचायत होगी वो रिमेनिंग टर्म तक कार्यकाल पूरा करेगी। इस बारे में हम लोगों ने कल भी एक प्रश्न में चर्चा कर रखी है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के केवल 6 माह ही बचे हैं तो ये चुनाव नहीं होंगे, फिर फ्रेश चुनाव ही होंगे। ठीक है, फुल कार्यकाल के लिए। तो इसका उत्तर 6 माह होगा
और इस पर आप लोगों को कल भी एक बार चर्चा की थी और आज भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम की स्थापना भारत में सबसे पहले जो की गई थी वो 1688 में 1688 में मद्रास में की गई थी। ठीक है, 1688 में मद्रास में की गई थी और उसके बाद 1726 में कलकत्ता और बंबई में की गई थी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज ये है कि पहला नगर निगम आपका मद्रास, जिसे अब आप चेन्नई कहते हैं, वहां पर स्थापित किया गया था। नगर निगम वो नगरीय स्थानीय इकाइयां हैं जो नगर के डेवलपमेंट के लिए, नगर की विकास के लिए कार्य करती हैं और वहीं से अपने संसाधनों को एकत्र भी करती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ठीक है, और ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट में क्या दिया गया है। ठीक है, तो 73rd अमेंडमेंट में क्या दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन किया जाए। दूसरा, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन किया जाए। तीसरा, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज सिस्टम की बुनियाद रखी जाए। और चौथा, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा, विधि के समक्ष समता और बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी दी जाए। तो अभी मैंने आपको कई बार यह बात बताई है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया था उसने भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की। वास्तव में इसे हम कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की। ठीक है, इस प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में ग्राम स्तर पर सबसे नीचे ग्राम है, उसके ऊपर ब्लॉक है और उसके ऊपर जिला है। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ग्राम कई सारे गांवों को मिलाकर के एक ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत होगी। और कई ब्लॉकों को मिलाकर एक जिला बनेगा और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये पॉपुलेशन के बेस पर होंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होगी वहां पर जरूरी नहीं है कि ब्लॉक पंचायत का गठन किया जाए। तो बहुत क्लियर है इस प्रश्न का उत्तर, और वह यह है कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं का बुनियाद रखना। ठीक है, मजबूत इसलिए कि संविधान में प्रदान कर रहे हैं और संविधान में प्रदान करने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शनिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और जीवंत कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप चीज़ों को बेहतर कर सके, अपने अंदर भी परिवर्तन कर सके और व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाना, ऐसी त्रिस्तरीय पंचायत बनाना, इसी के लिए इसको जीवंत भी कहा जाता है। तो ये बहुत बेहतर जवाब है, तो इस प्रश्न में आप सी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि, मतलब वो नॉमिनेशन कब फाइल कर सकता है। तो इनमें से कौन सा होगा इसकी बात की जा रही है। पहली चीज कि उसे अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से अनुमति लेना पड़ेगा। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि प्रधानाचार्य से आपको अनुमति लेनी है, तो ये कोई बिंदु नहीं है। दूसरा, उसे किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए। यह भी कोई बाध्यकारी बाधा किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल का हो या ना हो, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो यह भी सही नहीं है। तीसरा, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, यह बिल्कुल सही है। देखिए, अगर किसी को नगर परिषद में चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो नगर परिषद में चुनाव लड़ने की 3 शर्तें हैं।
ठीक है, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी शर्त है कि उसे 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और तीसरी शर्त है उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ठीक है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इन 3 शर्तों को जो पूरा कर रहा है वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। और चौथा, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इन 3 को ही क्वालिफिकेशन दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें सी लगा सकते हैं और सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए, ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय स्वशासन समाप्त हो गया। इतने प्रश्न आए हुए थे जिनको हमने कल और आज मिला करके चर्चा कर ली। अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। देखिए, भारत में जो संस्थाएं हैं ना, उसमें कुछ संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। कुछ संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम सांविधिक संस्था कहते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। गैर सांविधिक संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। तो भारत में मूलतः 3 प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके साथ मुख्य बात क्या है? इनके साथ मुख्य बात यह है कि ये संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका मेंशन संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये गठित की जा रही हैं और संविधान में स्पष्ट तौर पर इनके बारे में लिखा हुआ है, संविधान में इसको अलग से मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये संविधान में है, ठीक है, संविधान के अंतर्गत है और संविधान में लिखी गई हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ऐसी संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। अभी ये मैं आपको पिछले क्वेश्चंस का ही एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि ये संस्थाएं कौन सी हैं, क्योंकि इनके बारे में संविधान में एक आर्टिकल है, ठीक है। ऐसी संस्थाएं, जिन संस्थाओं का निर्माण किसी विधि द्वारा, संसद की किसी विधि के द्वारा किया जाता है, तो उनको हम सांविधिक संस्था कहते हैं, ठीक है। उसके लिए संसद ने कोई ना कोई कानून बनाया है, तो जो संसद के कानून द्वारा बनती हैं उनको हम सांविधिक संस्था कहते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, NHRC, ठीक है, जिसके लिए आपने कानून बना दिया और उसके अंतर्गत एक संस्था बना दी, ठीक है। तीसरी वे संस्थाएं होती हैं जिनका ना तो संविधान में कहीं मेंशन किया गया है और ना ही वे किसी कानून के अंतर्गत बनाई गई, उनके लिए संसद ने कोई अलग से कानून नहीं पारित किया है, ठीक है, लेकिन वे गठित की गई हैं, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण है नीति आयोग, ठीक है। अब आपको यहां पर एक प्रश्न का जवाब देना होगा और वो प्रश्न यह है कि इनका तो गठन संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, इनका संसद के अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो इनका किस प्रकार हुआ, ठीक है। प्रश्न यह है कि इन संस्थाओं का गठन किस प्रकार से किया जाता है, कौन करता है और जो कर रहा है वो किस प्रावधान के अंतर्गत कर रहा है। ऐसे संस्थाओं के गठन की शक्ति जो गठन करने वाला है उसे कहां से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके दें, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तो जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र, इस एरिया से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। संघटक राज्य के राज्यपाल, संघटक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्टित 3 सदस्य और भारत के गृह मंत्री,
ठीक है। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद जो है वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बना था और उसमें जो है चेंजेस किए गए, उसमें कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो उस संशोधन के बाद क्या किया गया कि कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये किस लिए बनी थी? जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, जिसमें असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिज़ोरम है, ये जो सारे स्टेट्स हैं ना, इनके लिए और इनकी आवश्यकताओं के लिए, इनके संदर्भ में प्लानिंग करने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य परिषद बनाई गई। ठीक है, इस परिषद में क्या किया गया था? इस परिषद में राज्य का राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राष्ट्रपति 3 सदस्यों का नॉमिनेशन करते थे। ठीक है, तो ये इसके जो कंसर्न स्टेट है उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति इनके 3 सदस्यों को नॉमिनेट करते थे। और इसके साथ साथ अध्यक्ष कौन होता है इसका, पूर्वोत्तर परिषद का? तो जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नामित करते हैं, उनको भी, यानी कि उनका नॉमिनेशन भी, उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो अध्यक्ष हो वो सदस्य भी हो, वो कर भी सकते हैं और बाहर से भी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है संरचना पूर्वोत्तर परिषद की। इसमें गृह मंत्री की भूमिका नहीं है। ठीक है, इसमें गृह मंत्री नहीं होते हैं। तो चौथा तो अपने आप गलत हो गया, तो इसलिए बी, सी और डी होने की तो संभावना ही नहीं है, इसलिए सीधा उत्तर आपका ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ठीक है, परिसीमन आयोग। देखिए, परिसीमन आयोग का जो गठन है उसके लिए प्रावधान यह है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। यह क्या करेगा? यह परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? जनसंख्या के अनुरूप, जनसंख्या के अनुरूप मतलब अकॉर्डिंग, ठीक है, जो विधायिका की सीटें हैं ना, विधायिका यानी कि संसद या राज्य की विधायिका, विधायिका की सीटों का पुनर्गठन। ठीक है, देखिए कहीं पर जनसंख्या बहुत बड़ी है, कहीं पर कम बढ़ी है, कहीं पर नहीं बढ़ी है, तो क्या उसी के हिसाब से हमें सांसदों की संख्या बढ़ानी, घटानी, कम करनी नहीं होगी? तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो परिसीमन आयोग बने, ठीक है, वो शुरुआत के 3 साल यानी कि 1952 में, 1962 में और 1972 में तो लगातार बने। ठीक है, लेकिन 1972 के बाद क्या किया गया? उसके बाद जो है संसद की सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई। ठीक है, और कहा गया कि अब ये सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो परिसीमन आयोग का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह गई। ठीक है, और ये 2000 तक की जनगणना के लिए था, 2001 तक की जनगणना के लिए। तो उसके बाद 2001 की जनगणना के बाद वर्ष 2002 में अगला परिसीमन आयोग बनाया गया। हालांकि ये वाला जो परिसीमन आयोग बनाया गया, ये जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था, लास्ट परिसीमन आयोग। इससे ये कहा गया कि आपको संसद में जो सांसद हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ानी है, लेकिन जहां जहां पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफी में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स का रीअरेंजमेंट करना है। सीट्स का रीअरेंजमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 2 सीट्स हम लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ए सीट है और बी सीट है। ए सीट में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बी सीट में उतनी जनसंख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? परिसीमन आयोग क्या करेगा? ए सीट के थोड़े से एरिया को बी सीट में एडजस्ट कर देगा, तो पॉपुलेशन का लगभग समान वितरण करने का प्रयास करेगा, लेकिन सांसदों की संख्या बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सांसदों की संख्या 1971 के बाद से नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, और आप जो अभी देख रहे होंगे ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू करी और नई संसद का निर्माण किया, उस निर्माण के पीछे कारण यही है कि अब जब परिसीमन आयोग बनेगा
तो वह परिसीमन आयोग जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या में वृद्धि करेगा। और हमारी जनसंख्या 71 से अब तक बहुत बढ़ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर सीट्स बढ़ेंगी तो पुरानी संसद में सांसदों को बिठाने की जगह नहीं हो पाएगी, कम पड़ जाएगी। ना लोकसभा में ना राज्यसभा में सांसदों की संख्या बहुत बढ़ेगी। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमें नई संसद का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, तो अब तक अगर ये पूछा जा रहा है कि कितने परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, तो अब तक 4 परिसीमन आयोग बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और यह इसके बारे में सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई। ठीक है, यहां तक आज हमने प्रश्न कर लिए हैं। इसी टॉपिक में शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक्स बेहतर समझ आ रहे होंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ। अगर कोई प्रश्न है आपके मन में, आप कमेंट करके पूछिए, और निश्चित तौर पर आपका पॉलिटी का जितना भी PYQ है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आपको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस भी बेहतर आएगा। आपको ये भी पता है कि UPSC किस तरीके के प्रश्न पूछती रही है। तो धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।